ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और यही जो 2x2 सिस्टम जो है यही हम देख रहे हैं, 2x2 लीनियर सिस्टम। तो ये जो 2x2 लीनियर सिस्टम है, इसमें हमने जैसे कि देखा कि इस तरह से हमारे पास है ax प्लस बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू ई मॉड्यूलो m, और हमारे पास दूसरी कॉन्ग्रुएंस है cx प्लस dy इज कॉन्ग्रुएंट टू f मॉड्यूलो m। ठीक, देखिए आप इसको अगर उस तरह से देखें जैसे कि जो है वो आपने पढ़ा होगा क्रैमर्स रूल, आपको याद होगा क्रैमर्स रूल, मतलब ये कि एलिमेंट्री क्लासेस वगैरह में आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा। उसमें क्रैमर्स रूल में आप क्या करते थे, डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है ना, आपको याद होगा कि डायरेक्टली वैल्यूज निकल आती थी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती थी कि जो डिटर्मिनेंट होता था वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी क्रैमर्स रूल जो है वो ये होता था कि हम देखते थे कि डिटर्मिनेंट जो है इनके कोएफिशिएंट का ए बी सी डी ये नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट यानी कि ए डी माइनस बी सी ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसको हम अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते थे तो डायरेक्ट हम जो पहला वेरिएबल होता था एक्स, उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, उसकी वैल्यू निकालते थे, एक नया डिटर्मिनेंट बनाते थे और उसमें जो एक्स की जगह जो है कोई ये कांस्टेंट्स होते थे वो लिखते थे, यानी कि ई एफ और बी डी और नीचे ये डिटर्मिनेंट आ जाता था ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हो जाता था इस तरह से कि ई डी माइनस बी एफ ओवर ए डी माइनस बी सी। ठीक है, इसी तरह से y की जो वैल्यू निकालनी होती थी तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट्स लिख देते थे, यानी ए सी ऐसी रहेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ई एफ आ गया और नीचे वो इसी तरह से ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए एफ माइनस ई सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, प्रोवाइडेड ए डी माइनस बी सी जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो फिर ये सॉल्वेबल जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कंडीशंस होती थी कि यहाँ ये इस तरह से अगर आ गया तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो आप उस तरह से जो है वो नहीं देख सकते। इस चीज को हम डेल्टा कह रहे हैं। तो डायरेक्टली भी हम इस तरीके से वैल्यूज जो है इनकी निकाल सकते हैं। तो ये जो लीनियर सिस्टम है, दी लीनियर सिस्टम has a unique solution if and only if GCD of delta and m ये है और डेल्टा क्या है, इनके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, वो जो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, इज 1 वेयर डेल्टा इज AD माइनस BC। ठीक है, मॉड्यूलो m आप कह दीजिए, या सिंपली अगर ऐसे भी नहीं लिखें तो मॉड्यूलो m, वो जब m के साथ GC लेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं फिर मॉड्यूलो m करना होगा ताकि फिर वो 1 है। इसका सोल्यूशन जो है उसकी हम क्या कह रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा करते कि इसको प्रूव करते हैं। इस वाली चीज को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। यहाँ पे ये मैंने बता तो दिया था और ये रिकॉर्डिंग में आ गया होगा।
इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो पहले तो इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। हमने कहा कि लेट द सिस्टम हैज ए सोल्यूशन x equals x null, is x congruent to x null modulo m, and y is congruent to y null modulo m। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें x की जगह x null और y की जगह y null रख सकते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी a x null plus b y null congruent to e modulo m and c x null plus dy null congruent to f modulo m। अब हम क्या करते हैं, हम अगर किसी एक जो है इसको खत्म करना चाह रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को, जैसे y को, तो पहले वाले को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, a d x null plus b d y null congruent to de modulo m, एंड यहाँ b से होगा तो b c x null plus b d y null congruent to b f modulo m। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए डी माइनस बी सी टाइम्स एक्स कॉन्ग्रुएंट टू, ये तो खत्म ही हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा डीई माइनस बी एफ मॉड्यूलो एम, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या कहती है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने रिजल्ट पढ़ा था, दिस कॉन्ग्रुएंस यानी, हाँ, यानी कि ये जो एक्स नल का कोएफिशिएंट है और m है, इनका जीसीडी जो है वो डिवाइड करना चाहिए d माइनस, ठीक है ना। और यूनिक सॉल्यूशन उस वक्त होता है कि जब वो जीसीडी 1 हो, ठीक है ना। दिस कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्वेबल if and only if GCD of AD minus BC comma M divides DE minus BF and has a unique solution। अब जाहिर है कि उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें जितना GCD होता है उतने कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन अगर GCD 1 हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड हैज ए यूनिक solution if and only if GCD of AD minus BC M is equal to 1, ठीक है। Similarly this can be done for किसके लिए, क्या, फॉर वाइनल। वाइनल के लिए भी यही काम कर सकते हैं, यानी कि आप पहली वाली इक्वेशन को आप सी से मल्टीप्लाई करें, सेकंड वाली इक्वेशन को आप ए से मल्टीप्लाई करें, और यही काम आप वाइनल के लिए भी कर सकते हैं।
हाँ भाई, यहीं से शुरू। इसके अलावा भी कुछ लिखा था मैंने, वो फिर इरेज कर दिया। क्रैमर्स रूल। जी जी, आपने कहाँ से देख लिया था? अच्छा, ऑनलाइन ले रहे थे। ठीक 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 है। आप लोग ऑनलाइन, मुझे कोई एतराज नहीं, आप कहीं से भी क्लास ले लें, ठीक है ना। आप कैफेटेरिया में बैठ के ले लें, घर पे बैठ के ले लें, कहीं पे कॉरिडोर से ले लें, या जो है वो आप क्लास में आ जाएं। ठीक। और बाद में भी देखना चाहे तो रिकॉर्डिंग जो है इसकी अवेलेबल होगी। तो अब हमें जो है इसका पता चल जाएगा जी। वाइनल के लिए मैं नहीं कर रहा, लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाइनल के लिए आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब ये देखते हैं कि जो है, हम ये देखते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, कि 2x + 3y इक्वल्स। सर जी सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो AD - BC, M है सर, यहाँ पे हम M क्या लेंगे? क्या M होगा? क्या चीज? m? सर ये M क्या है यहाँ पे? m कोई भी इंटीजर है यहाँ पर, जो यहाँ पे ये होगा मॉड्यूलो m, ये लिखा हुआ ना इंटीजर। ये इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर होगा तो जाहिर है जब उसकी वैल्यू तो उसी वक्त आएगी ना जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे। जैसे मॉड्यूलो 13 अभी आ गया, ये जो पुरानी वाली जो एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। जी सर, मैं ये कंफ्यूज की, मॉड M जो है कि वही M है, ठीक है। जी जी, 3x अभी ये एग्जाम्पल की है हमने, 4y इसका सोल्यूशन भी निकाला है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, या फिर उतने कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आएंगे जो कि जीसीडी के इक्वल हैं। तो इसका सोल्यूशन ये चेक करने के लिए कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, AD - BC निकालेंगे, जो कि डेल्टा होता है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AD यानी 2 × 4 8 - 3 × 3 9, जो कि हो जाएगा -1। इसको इस तरह से लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मॉड्यूलो 13 होता है। -1 जो है ये क्या होगा, 12 मॉड्यूलो 13। तो ये आ गया आपके पास 12। अब आपको ये देखना है कि 12 और 13 का जीसीडी ये क्या आएगा। तो 12 और 13 का जीसीडी कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब ये कि जो सोल्यूशन आपने निकाला था इससे पहले वो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, thus this system और लीनियर सिस्टम, वैसे तो सिस्टम में काफी है, thus this linear system has a unique solution। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? सर 1 मिनट ऊपर करेगा तो हमें। जी 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 जी, ठीक है। जी सर, थैंक यू। अब एक और रिजल्ट देखते हैं। अब ये जो लीनियर सिस्टम है, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या? अभी तक हमने कैसे निकाला है, हमने उसको सॉल्व करके निकाला था, और हमें ये भी पता चल गया था यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि व्हेन द लीनियर सिस्टम AX + BY congruent to E modulo M and CX + DY congruent to F modulo M
has a unique solution modulo M, it is given by x null is equal to या congruent to, क्योंकि मॉड्यूलो में कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में होता है इसका सॉल्यूशन। डेल्टा इनवर्स का मतलब है अपॉन डेल्टा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। ईडी माइनस बीएफ मॉड्यूलो एम। and y null congruent to delta inverse AF minus CE modulo M, where delta जो है वो AD minus BC ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअली, ठीक, मॉड्यूलो M, और डेल्टा इनवर्स का मतलब है उसका इनवर्स, यानी इसका रेसिप्रोकल, सिंपली रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, उसका इनवर्स की बात करें, इनवर्स मॉड्यूलो एम होगा ये। अब ये जो है ये एक्चुअली क्रैमर्स रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये तकरीबन वैसे ही है। आप इसका प्रूफ जो है वो देख सकते हैं क्रैमर्स रूल की तरह, यानी कि सिंपली अगर जैसे कि क्रैमर्स रूल को डिराइव करते थे, इसका सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली जो है डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्राइव किया हुआ है कहीं, देखिए यही जो चीज है, इसी चीज को ऐसे करते कि थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने एक्स नल के लिए किया, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया था ये आप लोगों के लिए लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स, तो चले ऐसे करते हैं इसको भी देख लेंगे क्योंकि इससे डायरेक्टली जो है वो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। मैं जो है ना कुछ चीजें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, ये प्रीवियस जो थ्योरम हमने देखा था उसमें से लिख रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा से करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें हमारे पास आ गया था AD माइनस BC टाइम्स एक्सटर्नल कॉन्ग्रुएंट ED माइनस BF मॉड्यूलो M। अच्छा ये बात हमें पता है कि जो AD माइनस BC इसको डेल्टा लिख रहे हैं हम, ठीक है, आसानी से, क्योंकि ये डेल्टा दिया हुआ है मॉड्यूलो M के साथ है। एक्सटर्नल कॉन्ग्रुएंट टू ED माइनस BF मॉड्यूलो M। अब क्योंकि जो है वो डेल्टा और M का GCD 1 है, तो अगर GCD 1 होगा तो फिर उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। GCD किसी का 1 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन यूनिक नहीं होता उस तरह से। फिर उसको हम डिवाइड करते हैं GCD से, इसको जो मॉड्यूलो के साथ होता है, जिसका मॉड्यूलो ले रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो हम डिवाइड करके फिर उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास GCD 1 अगर इसका है, यानी कि होता ये कि जैसे अगर आपके पास है मॉड्यूलो फॉर एग्जांपल 6 है, अब 6 का GCD जो है वो अगर जैसे कि ये लिखा हुआ है 4x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 6, तो 4 का GCD 1 के 6 के साथ जो है वो 1 नहीं होता, तो 4 का इनवर्स नहीं निकाल सकते आप, इसी वजह से तो ये सॉल्वेबल नहीं होता।
तो फिर इसे इसी वजह से डिवाइड करके यहाँ पर इसको छोटा करते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 4 का जीसीडी 6 के साथ 1 नहीं है, 4 का जीसीडी 6 के साथ जो है वो 2 आएगा। जब भी 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें वो 1 आप नहीं ला सकते, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 4 ही रहेगा। 4 को 2 से किया 12 हो गया जो कि 0 हो जाएगा। 4 को 3 से किया, नहीं 4 को 2 से किया 8 हो गया तो कितना हो जाएगा 2। 4 को 3 से किया 0 हो गया। फिर 4 को 4 से किया 16 जो कि 4 हो जाएगा। फिर 4 को 5 से किया 20 जो कि 2 हो जाएगा। यानी कि ये 0 2 4 ही चलता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जीसीडी इसका। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ले, जैसे आपने ले लिया 5x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 6 है अगर, तो 5 और 6 का जीसीडी 1 आता है। तो अब 5 के लिए आपको मिल जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25 होगा। 25 मॉड्यूलो 6 में 1 होता है, तो इस 1 इसका इन्वर्स मिल गया। तो इन्वर्स जब ही मिलता है जब जीसीडी 1 है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप ये रेजिड्यू क्लास में देखते हैं तो Zn में ये नंबर्स होते हैं इस तरह से 0 1 2 टिल n-1। तो वो वाले सारे नंबर जो कि n से रिलेटिवली प्राइम होंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो दूसरे होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब है जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ जीसीडी 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि डेल्टा का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर डेल्टा, अब ये इरेज, चले नहीं इरेज कर, तो डेल्टा का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डेल्टा का इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप डेल्टा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये हो जाएगा डेल्टा इनवर्स डेल्टा एक्सटर्नल कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा इनवर्स ईडी माइनस बीएफ मॉड्यूलो एम, और ये आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, और ये एक्सटर्नल कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा इनवर्स। वो जब मैं क्रैमर रूल बता रहा था तो उस वक्त मैंने ये अपॉन करके लिखा था, अपॉन एडी माइनस जी 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 नहीं, डेल्टा की वैल्यू मैंने कहाँ लिख दी, ईडी माइनस बी एफ कहाँ लिखा है हेडिंग के ऊपर, तो गलती से लिख दिया होगा। ये एडी माइनस क्या लिखा मैंने, ये तो ये अलग ही चीज है। ये तो इधर राइट हैंड साइड पे ये आ रहा है ना, डेल्टा की वैल्यू तो एडी माइनस बीसी, इसी की जगह तो डेल्टा लिखा देगा, इसकी जगह डेल्टा लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये आपके पास आ गया। सर ये समझ में नहीं आया कि डेल्टा इनवर्स एग्जिस्ट करने वाली जो आपने बात की थी, समझ में नहीं। देखें इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि होता ये है कि जो नंबर्स इस n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे इसके अंदर, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए। जैसे Z6 में ये क्या होते हैं 1 0 1 2 3 4 5। अब 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन सा है, 1 है और 5 है, तो 1 और 5 का इनवर्स होगा। तो 1 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 25 होगा और 25 1 होता है, ठीक है ना Z6 में। लेकिन 2 ले लें या 3 ले लें या 4 ले लें, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है 6 के साथ, तो इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें कभी भी 1 नहीं आएगा। तो यानी कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जीसीडी 6 के साथ 1 नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अब आपके जी। नकीबा आपने क्वेश्चन पूछा था ना ये मुझसे। जी सर, मैंने राबिया ने सर, राबिया ने। अच्छा राबिया जी, समझ आ गई, चले ठीक है। तो अब ये, अच्छा आप क्या पूछ रहे थे, आपको ये समझ में आ गया,
अच्छा, तो अब ये जो है डेल्टा इनवर्स ये खत्म हो गया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है आ गई, और यही इसमें जो है वो शो करना। इसी तरह से ये आप यही आप जो है y के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर y नल, और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आपके लिए छोड़ दिया गया है ये, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब ऐसा करते हैं कि कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायरेक्टली जो है वो निकालने का इसी तरीके से हम निकाल लें। एक एग्जांपल जो है इसकी देख लेते हैं। ये है 3x प्लस 13y कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 55, और 5x प्लस 21y कॉन्ग्रुएंट टू 34 मॉड्यूलो 55। पहले तो देखें कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो पहले डेल्टा निकालें। डेल्टा क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई विद 21 63 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 13 65, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मॉड्यूलो 55, ठीक है? तो अब 2 और 55 का जीसीडी ये एक ही, हाँ -2 हो गया यार, ये मैंने देखा नहीं, सॉरी। -2 होगा, इसको इरेज कर दूंगा, -2 होगा, तो -2, तो ये हो जाएगा 53 मॉड्यूलो 55, तो ये 53 आएगा यहाँ पर। तो ये जीसीडी बना रहा है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो यूनिक सोल्यूशन जो है वो निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर जो है वो ये होता है कि डायरेक्टली जो है ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पे आगे कर देता ताकि ये नजर आता रहे। एक्स नल ये हो जाएगा डेल्टा इनवर्स, तो डेल्टा इनवर्स का मतलब है कि आप जो है वो 53 का इनवर्स बताएं, तो 53 का इनवर्स जो है वो, ठीक है, 53 का इनवर्स आपको बताना है, और जो है 53 का इनवर्स क्या होगा, और इसके अलावा फिर आपको AED माइनस BF भी साथ में लिखना है, ठीक है? तो 53 का इनवर्स यानी कि 53 को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है 1 आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है 55, इस वजह से निकालना जो है इसको थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। तो आप चाहें तो इसको जो है ऐसे लिख दें, 53 इनवर्स, और साथ में यहाँ पर ED माइनस BF, तो ये E है, ये D है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 21, तो फिर उसके बाद फिर माइनस BF, तो ये B होता है और ये F होता है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 34, ठीक है? अब इसमें ये कर सकते हैं आप कि जो 53 है इसकी जगह -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? -2 जो है वो देखिए निकालने का तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने लिख दिया -2 का इनवर्स। अब -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो है वो 55 मॉड्यूलो में 1 आ जाए। तो आपको पता है कि -54 जो होगा, ठीक है ना, -54 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, -54 1 के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी सॉल्व करते हैं, तो -27, ठीक है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स जो है क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, तो हम इसकी जगह 27 लिखें।
समझ में आया ये अलग से आपको बताऊं? अच्छा ये स्टेप सर -54 क्यों होगा? 56 चले मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टेप पूरा कर देता हूँ ये, ताकि जो है वो जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ऐसा करें, डेल्टा इनवर्स निकालना। डेल्टा इनवर्स का मतलब है कि आप 53 का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। 53 का इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा नंबर निकालना चाह रहे हैं कि जिसको 53 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए, जिसको 53 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा 53 एक्चुअली जो है -2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप -2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो जो है आपके पास 1 आ जाए। तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 से। तो -2 को 27 से करेंगे, -54 होगा। -54 जो है मॉड्यूलो 55 में 1 होता है, क्योंकि रिवर्स साइड में देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 27 मॉड्यूलो 55। तो इस तरह से आप तो डेल्टा इनवर्स जो है 27, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कॉन्ग्रुएंट टू ये होता है डेल्टा इनवर्स, तो इसकी जगह लिख दिया 27। फिर होता है ईडी, ये ई है ये डी है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस और 13 मल्टीप्लाई बाई 34 कॉन्ग्रुएंट टू ये कितना हो जाएगा? 27 की जगह 54 नहीं आना था? फिर क्या लिखा? 54 तो 1 हो गया। तो वो तो 1 आएगा ना, तो आप डेल्टा इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि डेल्टा और डेल्टा इनवर्स जो है इनका प्रोडक्ट होता है 1। तो अब आपको क्या चाहिए? डेल्टा आपके पास है 53 मल्टीप्लाई भी डेल्टा इनवर्स, ये 1 लेके आना है। तो 53 का मतलब है -2 इंटू डेल्टा इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो अब आप क्या रखें यहाँ पर कि आपके पास जो है वो 1 आ जाए? तो 27 रखेंगे ना। तो इसका मतलब है डेल्टा इनवर्स आपके पास 27 है। तो इस तरह से ये आया। क्लियर हो गई ये चीज? अब ये जो है 21 मल्टीप्लाई भी 8 या 8 मल्टीप्लाई भी 21 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा ये? Sir, 821s are 168, then minus 442, which is minus 274. -274। ठीक है, आप इसको छोटा करके करना चाहें तो इसमें से कुछ चीजें कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 जो है वो आप कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, और 2 से तो खैर कोई फायदा ही नहीं होगा। चलें ठीक है, कितना है? 270 Minus 274. -274 27 मल्टीप्लाई बाई -274, तो -274 कितना हो जाएगा? 55 है ना, 55 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो वो 55 को हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये आ जाएगा 275, तो -2 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स 1 मॉड्यूलो 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो 55, ठीक है। ये बात समझ में आई? -275 है ना, तो 55 -274 है। तो अगर आप जो है वो 55 times 5. 55 टाइम्स 5 करते हैं तो ये हो जाता है 275। तो 275 जो है वो -275 हो तो वो होगा 0, और -274 हो गया तो 1 हो जाएगा। तो इस वजह से वो 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस में करें तो वो उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे -54 हो तो वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से -274 जो होगा वो भी 1 होगा। तो एक्सनल की वैल्यू जो है वो आपने निकाली। इसी तरह से वाइनल निकालेंगे,
तो वाइनल जो है ये हमारे पास होगा कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो, नहीं 27 के बाद क्या है, ये है ना, AF minus EC. AF माइनस EC। EC. ये A है, ये F है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 34 माइनस EC, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8। चलें ये अच्छा है, छोटा सा है। कॉन्ग्रुएंट टू 3 मल्टीप्लाई बाई 34 तो कितना हो जाएगा 102, और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40। 102 में से 40 निकाले 62, ठीक है 62 आ जाएंगे। 62 मॉड्यूलो 55 में कितना होता है 7, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 7 मॉड्यूलो 55। अब देखिए मुश्किल होती है ना, तो फिर आप ऐसे करा करें कि ये 27 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। कॉन्ग्रुएंट टू 27 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी इसमें से 3 निकाल लें और ये 9 निकाल लें। 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। 63 55 में कितना होगा 8 होगा, ये 8 लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई मॉड्यूलो 55। ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 24 मॉड्यूलो 55। तो ये इस तरह से आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया। जी भाई, इस चीज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? 3 और 8 कैसे आया? देखिए इसमें ये किया है कि ये जो 27 है इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ये तो यही प्रोडक्ट है ना। फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 7 को लिख दिया 63, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 63। फिर 63 जो होता है मॉड्यूलो 55 में कितना होता है 8 होता है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इस तरह से ये तो ये जो थोड़ा सा स्टेप थे ये डायरेक्टली जो है वो ये कर दिया, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद जो है वो हम एक मजीद आगे कुछ पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। Excuse me, sir. जी सर अभी जो हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व कर रहे थे उसमें दोनों जो इक्वेशंस थी लीनियर इक्वेशंस या लीनियर कॉन्ग्रुएंस, सॉरी, कांग्रेस, जी उसमें जी। मॉड m थे, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मॉड्यूलो m हो और एक मॉड्यूलो नहीं नहीं n नहीं हो? नहीं ये नहीं, कर इसी सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें हमारा जो स्कोप है वो यहीं तक है कि वो दोनों सेम है, ओके सर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट चैप्टर है यही जो अभी हमने चैप्टर 6 ये कर रहे थे, फिर जी 6 था। अब इस 6 के बाद जो 7 चैप्टर जो है वो 3 माइलस्टोन्स है, वो हमें नहीं देखना। फिर 7 नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यही है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस से रिलेटेड है। जी 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 जी, जो पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा। A function that maps the positive integers into a set which is closed under product is
called a number theoretic function. ठीक है, इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं कि ए फंक्शन दैट मैप्स द पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू ए सेट व्हिच इज क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पे अप्लाई होगा, ये पहली बात है, नेगेटिव पे अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पे अप्लाई हो और एक ऐसे सेट में ले जाए, ठीक है ना, ठीक है, ये a function that maps the positive integers into a set which is closed under product, और वो जो सेट हो वो अंडर प्रोडक्ट जो है वो क्लोज्ड हो, तो ऐसी सूरत में उस फंक्शन को हम कहते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं। मसलन जो है एक फंक्शन जो कि रिलेटिवली प्राइम जो है, अब उसके नाम भी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो जैसे कि कोई फंक्शन है वो ये बताता है कि उसमें जैसे 6 है, 6 से रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से नंबर है। तो रिलेटिवली प्राइम जो है वो 6 से रिलेटिवली प्राइम एक 1 है जो कि 6 से कम हो, और एक 5 है, 2 है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो 8 है, तो इससे रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से हैं, 1 3 5 7, ठीक है। लेकिन इसके बजाय अगर कोई प्राइम लिया जाए तो कंडीशन चेंज होती है। जैसे कि हम ले लें 5, तो रिलेटिवली प्राइम इससे कितने नंबर्स होंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि 5 से कम सारे नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे, 1 भी 2 भी 3 भी 4, ठीक है। इसी तरह 7 लें तो 6 हो जाएंगे क्योंकि 7 प्राइम है, 11 लें तो 10 हो जाएंगे, 13 लें तो 12 हो जाएंगे, ठीक है, 19 लें तो 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके एक फंक्शन का नाम होता है बाकायदा, मैं यूज नहीं करना चाह रहा। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई हो रहे हैं और जिस सेट में जा रहे हैं वो ज़ाहिर नेचुरल नंबर रिजल्ट दे रहा है, वो एक क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट। तो इन सारे को इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। समझ में आ गई ये बात? यानी फंक्शन, जाहिर है कि फंक्शन का मतलब है कोई डेफिनेशन होगी, वो किसी पे अप्लाई हो रहा होगा और आपको कोई रिजल्ट दे रहा होगा, जो कि फंक्शन की एक डेफिनेशन है कि फंक्शन जो है वो क्या करता है कि हमें नेचुरल नंबर में रिजल्ट आ रहा है ना, तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो अंडर प्रोडक्ट जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। अब इसको फर्दर जो है वो किस तरीके से हम इस चीज से कहते हैं, अ नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, यानी ये तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ए नंबर थ्योरेटिक फंक्शन is called multiplicative if GCD of M and N is equal to 1 implies F a number theoretic function, और यहाँ पे लिख देता हूँ F, a number theoretic function F is called multiplicative if GCD of M and N implies F of Mn। F जो है वो Mn पे अप्लाई होता है, तो ये रिजल्ट आता है Fm
मल्टीप्लाई बाई Fn। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही हो, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों का जीसीडी भी 1 होना चाहिए। यानी पहले प्रोडक्ट लें, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें, और फिर उसके बाद जो है क्या करें कि हम अलग अलग फंक्शन अप्लाई करें, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट। रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है। यानी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन तो है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव। अब एक और चीज देखिए, ए नंबर थ्योरेटिक फंक्शन G is called completely multiplicative. If G of m times n is equal to G of m multiply by G of n, यानी कि वो कंडीशन जो है जीसीडी वाली कंडीशन, वो अगर हम रिमूव कर दें तो ऐसी सूरत में फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कि जीसीडी की कंडीशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो ये कहलाएगा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद आपने जो है समेशंस वगैरह जो है वो पढ़े होंगे आप के, जैसे कि अगर आपके पास ये सम है और ये अगर लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है और इस तरह से ये डिफाइन है f ऑफ n, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लिखें f ऑफ 1, n की वैल्यू 1 आएगी, फिर प्लस f ऑफ 2, फिर प्लस f ऑफ 3, फिर प्लस f ऑफ 4, ऐसे लिखते हैं आप लोग। ठीक है ना, वो जो भी f अगर फंक्शन की डेफिनेशन हो वो इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सम को जो है वो डिफाइन करेंगे आप लोग इससे पहले, लेकिन जो है वो लॉजिक तो वो सेम ही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से कहेंगे कि जैसे ये सम है f ऑफ d, ये जैसे है, और हम ये कह रहे हैं कि d क्या चीज है, d पहले जैसे ये n की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही थी, d की वैल्यू 1 से 4 तक अब नहीं जा रही, हम बल्कि इससे कह रहे हैं कि d इज ए डिवाइजर ऑफ 12, यानी d वो नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है। अब ये सम उन पे रन करेगा, तो अब देखते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड करते हैं। तो 1 डिवाइड करता है 12 को, तो f ऑफ 1 आएगा। 2 डिवाइड करता है 12 को, तो f ऑफ 2 आएगा। इसी तरह से 3 डिवाइड करता है 12 को, तो f ऑफ 3 आएगा। 4 भी करता है तो f ऑफ 4 आएगा। 5 करता है डिवाइड, नहीं करता है तो f ऑफ 5 नहीं आएगा। 6 करता है तो f ऑफ 6 आ जाएगा। 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 12 करता है तो f ऑफ 12 आ जाएगा। तो अब हम जो है ना वो इस तरह से जो है ये चीजें देखेंगे। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सम अगर हमारे पास है और ये f ऑफ d है और d रन कर रहा है
डिवाइजर्स ऑफ n पर, यानी कि सम रन कर रहा है डिवाइजर्स ऑफ n पे, तो ये सेम होगा n डिवाइडेड बाई d, और जब d रन करे डिवाइजर्स, यानी ये दोनों सेम होंगे कि अगर d जो है वो रन कर रहा है डिवाइजर्स ऑफ n पे, तो f ऑफ d लिखें या n अपॉन d लिखें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिवाइजर्स लिख रहे हैं या n अपॉन d लिख दें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लीजिए, ये 12 लिखा था ना आपने, अब यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई d कर दें, तो भी देखिएगा वही रिजल्ट आएगा। सम डिवाइजर्स ऑफ 12 f ऑफ 12 डिवाइडेड बाई d, हमने बस ये होगा कि थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर पे हो जाएगा। अब आप क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी d की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि डिवाइजर्स ऑफ 12, जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 12, फिर जब d की वैल्यू 2 रखेंगे तो f ऑफ 6 हो जाएगा, जब d की वैल्यू, क्योंकि 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो f ऑफ 4 हो जाएगा, फिर जब d की वैल्यू 6 होगी तो f ऑफ नहीं z की वैल्यू 4 होगी तो f ऑफ 3 हो जाएगा, जब 6 होगी तो f ऑफ 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद f ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? ये जो है, ये तो इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास जो है अभी आएंगी। ये तो जो है वो, अब जैसे कि एक फंक्शन देख लेते हैं कि चलें, आप इसकी एग्जांपल कह रहे थे, तो एक एग्जांपल जो है ये देख लेते हैं। टाउ n इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है, दी नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल, इसको बाकायदा मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, तो ये जो है, अब जैसे एक उसके आसानी, उसके लिए हमने ले लिया कि एक लिया हमने नंबर जो है वो 7, और m जो है वो 7 ले लिया, और n जो है वो हमने 11 ले लिया। तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, जरा छोटे कर लेते हैं। m जो है वो ले लेते हैं 5, और n जो है वो ले लेते हैं 3, ठीक है। तो पहले m मल्टीप्लाई भी n जो है ये कितना होगा, 15 होगा, तो tau 15 निकालें, तो tau 15 क्या होगा, ये होगा डिवाइजर्स, तो 15 के डिवाइजर्स के नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखे हैं, तो ये होगा 1, 3, 5 और 15 खुद, यानी तो ये आपके पास जो है 15 को डिवाइड करने वाले डिवाइजर्स जो हैं वो कितने आ गए, 4 डिवाइजर्स आ गए, 1, 3, 5, 15। अब सर ये m कैसे आ रहा है, m कहाँ से आ रहा है, जी, ये m कहाँ से आ रहा है? अरे चले, ये ऐसी लेके मतलब ये कि हम इसको देख रहे हैं m की वैल्यू जो है वो लेके,
मतलब सिर्फ इनकी वैल्यूज ली हैं, इनके प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि कितने नंबर जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 15 में जो इसके जो डिवाइजर्स हमने देखे, अब 5 के डिवाइजर्स देखें। 5 के डिवाइजर्स क्या होंगे? 1 और 5 5, 2 होंगे, फिर 2 लिख दिए। अब इसके बाद 3 के डिवाइजर्स कौन होंगे? 1 और 2 होंगे, यानी कि 2 होंगे। 1 and 3 sir. 1 and 3, हाँ। तो यहाँ जो है वो हमने 2 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4। तो हमने ये देखा कि टाउ 15 जो कि ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू टाउ ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई टाउ ऑफ 3। अभी हमने इन जनरल कोई प्रूव नहीं किया, ये बस मुझसे पूछ रहे थे, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि कोई ऐसा करके दिखा दें, तो हमने ये दिखा दिया ये इस तरह से। और m और n का GCD जो है वो क्या कहते हैं उसे 1 है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 5 और 3 का GCD ये 1 है, तो ये फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन हटाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव जो है, किसी एग्जांपल को एक ऐसी एग्जांपल भी ले लीजिए आप जो जिससे जो है वो ये कंडीशन हटी हुई हो और उसको करके देख लीजिए, लेकिन उससे प्रूव नहीं होगा, सिर्फ वो पता चलेगा कि उससे वो उन 2 वैल्यूज के लिए जो है वो नजर आ रहा होगा, लेकिन प्रूव अगर करना है तो वो आपको इन जनरल प्रूव करना होता है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं मुझसे।